Namaskar, good evening to the viewers of Pandit Ravi Shankar Music Foundation. Today we are here celebrating the 100 years of Pandit Ravi Shankar ji through our episode Reflections Ravi Shankar at 100. Friends, today before starting the session, we remember one of the first Indian laureates, Thakur Ravindranath Tagore ji, who left us today, and it was a huge loss for the literature fraternity of India and the composer of our national anthem, his 79th death anniversary. So we pay our homage and regards to the Nobel laureate of India who we lost today. Continue to the session of today. I am extremely delighted to invite Padma Shri Pandit Suresh Talwarkar ji. प्रणाम. नमस्कार नमस्कार सबको कैसे प्रणाम. हैं? कैसे हैं एकदम बढ़िया बढ़िया हूँ. बहुत खुशी हो रही है आपको देख करके, स्वस्थ देख करके, और बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि पंडित जी के बारे में कुछ कहना यही तो हमारा सम्मान मैं मानता हूँ. उनके बारे में कुछ कहना, खास करके सुकन्या शंकर जी, आप और मैं पंडित जी, हाँ, मैं गौरव दा को ही बुलाने जा रहा हूँ आज, जो आपसे आपके साथ रूबरू होंगे, आपसे कुछ पंडित जी के बारे में जानेंगे, सुनेंगे, और आपके बारे विशेषता के बारे में जानेंगे कि आपने क्या किया, आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण था इस म्यूजिक फ्रेटर्निटी में. तो मैं बुलाना चाहता हूँ और मैं स्वागत करना चाहता हूँ गौरव मजुमदार जी को, जो मामा जी के पंडित रविशंकर जी के सबसे सीनियर मोस्ट डिसाइपल है. सो आई वेलकम पंडित गौरव मजुमदार. प्रणाम मेरा आपको. नमस्कार गौरव जी. गौरव जी नमस्ते. बहुत बहुत मुझे खुशी है आपसे रूबरू होके बात करने के लिए, और बहुत बहुत खुशी है कि आप मेरे गुरु पंडित रविशंकर जी के 100वीं साल पे हम लोग जो पूरे साल जो हम लोग एक आनंद का अनुभूति कर रहे हैं, उसमें आपको बुलाया हमने, और आपने एक बार में आपने अपना स्वीकृति दिया. आपने बोला कि हाँ जरूर. मुझे बहुत खुशी है. मेरा प्रणाम आपको. धन्यवाद. नमस्कार. कार्यक्रम की शुरुआत में एक हम लोग की प्रथा है कि हर कार्यक्रम के पहले हम लोग 4 सवाल अपने दर्शकों से पूछते हैं. जो उनका सही जवाब देते हैं उनको हम लोग कुछ गिफ्ट अपने फाउंडेशन की तरफ से भेजते हैं, और ताकि तमाम जानकारियां उन लोगों को मिलती रहे. तो मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं कि मैं सवाल लोगों को पूछना चाहता हूं पंडित जी. सो टू द फर्स्ट क्वेश्चन टू द व्यूअर्स ऑफ पंडित रविशंकर म्यूजिक फाउंडेशन, what was the full name of Pandit Ravi Shankar ji? What was the full name of Pandit Ravi Shankar ji? The second question of today is about our guest. Name the gurus of Pandit Suresh Talwarkar ji. Name the gurus of Pandit Suresh Talwarkar ji. This is the second question of today. Third question, I repeat, which first 2 movies Pandit Ravi Shankar ji composed as a music in it? Music composed by Pandit Ravi Shankar ji, the first 2 movies name. And the fourth question of today is that which concept introduced by Pandit Suresh Talwarkar ji for the first time in tabla? Which concept he introduced first time in tabla? These are the 4 questions for the viewers of today, and please don't answer in the comment box. Answers will be only accepted which are received on the WhatsApp number given on our page. So today we are just going to continue our session with Gaurav Da and Pandit ji. Pandit ji, Gaurav Da के साथ आपका ये यात्रा 100वीं वर्षगांठ जो पंडित रविशंकर जी के ऊपर हो रहा है, वो आप और गौरव दा के बीच में शुरुआत. नमस्कार सबको प्रणाम. आप अगर अनुमति दें हमको तो मैं शुरू करूं. हाँ बिल्कुल. आपका आशीर्वाद लेके. बिल्कुल.
सुरेश जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा अपने लिए और जितने आज श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, आपका जो संगीत का जो यात्रा है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, आपके परिवार में कैसे आया, फिर आपके परिवार में और कौन कौन है जो संगीत से जुड़े हुए हैं? अगर हमको आप बताएंगे तो हमको थोड़ा उसके बारे में ज्ञान मिलेगा। मेरे पिताजी दत्तात्रेय महादेव तळवलकर, जी वो पखावज बजाते थे, थोड़ा थोड़ा बजाते थे, बहुत सीखे नहीं थे, जी लेकिन उनके अत्ते पल्ले बहुत अच्छे थे और वो ही हमारे पहले गुरु रहे और प्रेरणा स्रोत रहे, जिनकी वजह से मैं अच्छे गुरु लोगों के पास पहुंच पाया। पहले मेरे गुरुजी नागेशकर गुरुजी और मेरे पिताजी के मामा जो थे वो कीर्तनकार थे। वो नारदीय परंपरा के से कीर्तन करते थे। उसमें कीर्तन परंपरा में महाराष्ट्र की नारदीय कीर्तन परंपरा बहुत बहुत बड़ी परंपरा है। उसमें बहुत अंग होते हैं। संस्कृत होता है, फिर संगीत मेन रहता है और फिर पूर्व रंग रहता है, उत्तर रंग रहता है, रामायण महाभारत की कथा रहती है, अलग अलग पौराणिक कथाएं रहती है, लेकिन फिलॉसफी पहले रहती है, उसको पूर्व रंग कहते हैं। तो वो मेरे मामा, पिताजी के मामा जी ढोले बुआ, रामकृष्ण बुआ ढोले, ये बहुत बड़े कीर्तनकार थे। वो और इतने पॉपुलर थे उस जमाने के कि जिनके लिए इतनी भीड़ भाड़ होती थी कि पुलिस को बुलाया जाता था कंट्रोल करने के लिए, इतने बड़े कीर्तनकार थे। तो वहां से संगीत हमारे घर में आ गया है। तो वो एक महाराष्ट्र के जितने ज्यादा ज्यादा अच्छे कलाकार हुए, जैसे कि जितेंद्र अभिषेकी बुआ, तो अभिषेकी बुआ जी के फादर भी बड़े कीर्तनकार थे ओह, और अच्छा। और उनके साथ मैंने बचपन में बजाया है। तो ये महाराष्ट्र में कीर्तन परंपरा से संगीत फला है बहुत। फिर हमारी ये वारकरी परंपरा भी बड़ी फेमस परंपरा है, जो संगीत के माध्यम से कीर्तन होता था। तो ये महाराष्ट्र के ऊपर कीर्तन परंपरा का बड़ा एक असर रहा है। तो वो हमारे घर से तो वो संगीत महाराष्ट्र में कहाँ से आप लोग ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं? ने और मतलब मेरा जन्म तो मुंबई में ही हुआ, मुंबई में। जी। मुंबई में ही हुआ, लेकिन हमारे फादर कोकण के थे, हाँ, अच्छा। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के थे। जी जी जी। तो ये परंपरा तो, क्योंकि हमारे ग्रैंडफादर जो कीर्तनकार थे, वो बम्बई में ही उन्होंने 36 साल 38 साल तक चातुर्मास्य कीर्तन कालाराम मंदिर में किया। 38 साल, हर साल में 4 महीने वही मंदिर में कीर्तन करते थे। और कभी फादर हमारे पखावज बजाते थे, कभी तानपुरा प्लेयर, पखावज प्लेयर दूसरा होता था तो वो तानपुरा बजाते थे और खड़े होकर 5 घंटे कीर्तन चलता था और 5 घंटे तक वो तानपुरा बजाते थे, नहीं तो पखावज बजाते थे, नहीं तो ऑर्गन ऑर्गन बजाते थे। ओह, तो क्या! ये हमारे घर में परंपरा रही है और ये ज्यादातर महाराष्ट्र के बहुत सारे म्यूजिशियंस लोगों के साथ ऐसे रहा है। जी 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 जी। उसके अलावा आपके घर में पद्मा जी गाती हैं, फिर हाँ, सत्यजीत तबला बजाते हैं। आपका तो पूरा बिल्कुल। माहौल घराना रहा है संगीत का। बेटी तबला मेरे साथ बजाती है बेटी आपके साथ बजाती है। और मेरी बहू गाती है। जी वो भी आरती अंकलीकर की पहले शागिर्द है, जी बाद में पद्मा जी के पास भी तालीम ली है उन्होंने। जी। बहू का नाम है साइली, शैली जी। सत्यजीत, सत्यजीत की वाइफ। जी जी जी। और पोता अभी तबला शुरू किया है उसने, हाँ, सत्यजीत के बेटे ने। बहुत बहुत। अरिन नाम है उनका, क्या क्या नाम है? अरिन, अरिन। अरे,
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोग की तरफ से शुभकामनाएं। और मैं आपको एक बात बताऊं अपने दिल की, जब हमको आपसे बात हुआ, जब कंफर्म हुआ कि आप आएंगे, हमारे पता नहीं जहन में दो बातें रोज आ रही थी। और मैंने कहा कि आपसे ज्यादा मैं किससे पूछ सकता हूं, क्योंकि आप इतने प्रकांड पंडित हैं इस फील्ड के, तबले के बोलिए या म्यूजिक के बोलिए, रागों के बारे में आपको इतना। तो एक तो हम लोग को बताया जाता है कि जो जैसे हमारा दिल धड़कता है एक लय में, तो लय से चलता है, लय हम लोग को बचपन से मिलता है। सुर भी अगर माने कि ये लय जो है ये तालबद्ध कब हुआ? नहीं, आप आलाप करेंगे तो भी लय में होते हैं। जी जी। सुर तो लयंगा से ही घूमता है। सुर लय में से ही आता है। हाँ, जी जैसे कि हम कहेंगे सा सा ग रे म ग प म ग म रे ग रे म ग प रे सा रे नि सा ग रे म ग। तो ये लय में कह रहे हैं, ये इसकी लय अगर गलत हो जाए हाँ, तो इसमें मजा आएगा नहीं। करेक्ट। सा ग रे म ग प म ग म गया वो। तो सुर जो है वो लय से ही घूमता है। उसका तो अपना एक लय है। अपना एक लय रहता है, जी जी। ताल नहीं रहता है मगर ताल नहीं लय रहता है। रहता हाँ है। हाँ। जैसे सुर से राग बनता है और लय जी से ताल बनता है। जी जी जी। ये बात की बात है। ये बात की बात है। हाँ, तो वही लय के मेरा साथ प्रश्न है कि वो लय जो के कम लय है, लय में बद्ध है आलाप मान लीजिए, तो वो तालबद्ध कब कब हुआ? तालबद्ध कैसे कैसे उसका कॉन्सेप्ट आपको लगता है कैसे आया, कैसे शुरू हुआ कि हम उसको नहीं, ये लयबद्ध करते हैं? हमारे म्यूजिक की धरोहर ही राग ताल परंपरा है। जी जी अभिजात संगीत की धरोहर ही ये राग ताल परंपरा है। जी और राग कैसे होता है आप तो सब लोग जानते हैं। जी राग और ताल के पीछे शास्त्रात्मक भूमिका होती है। जी शास्त्र होता है। जी शास्त्रों से ही तो राग अलग होते हैं। जी जी। हाँ, शास्त्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है हमारे म्यूजिक बहुत में। ज्यादा, बहुत ज्यादा। देखिए सारे गपत ऐसा कहते तो भूप होता है और देशकारब भी होता है, जी, लेकिन दोनों का स्वरूप अलग है। अलग है। वही सुर होते हैं लेकिन पुरिया मारवा सोनी अलग होते हैं। जी वही ताल के बारे में 14 मात्रा का दीपचंदी होता है, 14 मात्रा का धमार होता है, 14 मात्रा का आड़ा चौताल होता है और 14 मात्रा का झुमरा होता है। क्या बात है। लेकिन लेकिन ये अलग अलग करने की जो बात है वो शास्त्रात्मक भूमिका है। जी जी शास्त्र इंपॉर्टेंट है। शास्त्र से तो हम शास्त्र मतलब बंधन, नियम, ये मुझे कहना है। जी 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 जी। यही मुझसे आपसे यही सुनना था। हाँ, नियमबद्ध, नियमबद्ध संगीत। नियमबद्ध। जी जी। हम जैसे शास्त्र की भूमिका हमारे म्यूजिक अभिजात संगीत में शास्त्र का बंधन बहुत अनिवार्य है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आपने और लय में इतना खूबसूरती से आपने गौड़ सारंग को थोड़े सुरों में आपने दिखा दिया, वो जो शास्त्रीयता जो है उसमें रखते हुए और लयबद्ध उसको करके आपने उसको बताया बहुत खूबसूरती से। हाँ, बहुत बहुत। जी। गौरव जी मैं आगे कुछ सुना नहीं मैंने। हाँ, मैंने कहा कि आप आपने शुरू में वो छोटे से स्वरों के माध्यम से और हल्का सा लयबद्ध करके कितना खूबसूरती से आपने गौड़ सारंग दिखाया, जस्ट दो तीन हाँ, स्वरों में। वो नहीं वो शास्त्र से जो ही आया। जी कहने जी वो सांस जो अपनी होती है वो लय में चलती है। जी जी। उच्चारण भी लय में चलता है। अभी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये भी वो लय। भी ये भी लय है। जी जी जी। तो मैं आपको बताऊं, आज पहले तो उनका हम नाम लेते हैं, हमारे गुरु भारत रत्न पंडित रविशंकर जी का, और वो तो आज आपसे उनके बारे में हम सुनेंगे। आपका उनका क्या संबंध था, उनके संगीत के बारे में। और मेरा जो एज एज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक मुझे जानना है, जैसे सुर और राग और इधर लय ताल छंद,
इसको अगर साथ में मिला के आप पंडित रविशंकर जी को देखते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है पहले मैं उनका स्थान जी, बताना जी, चाहता हूँ। जी, जी। एक तो मैं बहुत छोटा हूँ कि उनके बारे में बात करना, नहीं, ऐसा नहीं, हाँ, नहीं, ऐसा लेकिन मत एक कीजिए। विद्यार्थी समझकर बात कर रहा हूँ मैं। जी, जी। मैं अधिकारी समझकर बात नहीं करना चाहता हूँ। विद्यार्थी हम हैं, आप गुरु हैं हमारे सामने, नहीं, हम जो बोलेंगे। नहीं, मैं भी, अरे उनके सामने तो हम सभी विद्यार्थी हैं, जी, सच कहता हूँ, जी। क्योंकि वो तो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, हाँ, 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 प्रेरणा स्रोत रहे हैं जी, हमारे। उनके बारे में क्या कहूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि शास्त्र है हमारा, संगीत की पहले क्या धरोहर है। संगीत चार चीजों से बंधा हुआ है। एक तो शास्त्र है, दूसरा तंत्र है, टेक्निक, तीसरी विद्या है, मतलब मैटर, मटेरियल विद्या, और चौथी है कला, मतलब एस्थेटिक। एस्थेटिक्स। हाँ, 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 क्या बात है। हाँ, ये चार चीजों से हमारा संगीत बंधा हुआ है, और ये चारों चीजों पे अधिकार बताने वाले पंडित रविशंकर जी है। हाँ, 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 क्या बात है। शास्त्र मतलब, शास्त्र की बात कहे तो उनकी राग ताल में अधिकार था, उनका पूरा अधिकार था। जब राग की, रागांग के बारे में, राग की शुद्धता के बारे में बहुत कलाकार आपस में बात करते हैं, तो सारे कलाकार एक मुंह से कहते हैं, एक मुंह से, एकता मुंह से कहते हैं कि रविशंकर जी की राग की शुद्धता जो थी वो किसी की भी नहीं थी। हाँ, 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 वाह, वाह। राग की शुद्धता के बारे में तो वो मास्टर थे। और जहां तक थोड़ा सा राग की समझ मुझे है, तो ऐसा राग रखते थे कि क्या बात है। राग की शुद्धता के बारे में बात कहे, राग के मटेरियल के बारे में, विद्या तो ऐसी ऐसी थी, विद्या उनके पास, क्या मटेरियल, कौन सा राग उन्होंने बजाया नहीं, तो मुझे कुछ ऐसे लगता ही नहीं कि ये राग बजाया नहीं रवि जी ने, सब राग बजाए। मैं आपको बताता हूँ कि जयपुर घराने का जो असली राग है, एक नट के प्रकार, उसमें शुद्ध नट, एक दिन तो उन्होंने सबर्बन म्यूजिक सर्कल में ऐसा शुद्ध नट बजाया था, हाँ, हाँ, मैंने सुना है हाँ, हाँ, कि हाँ, लाजवाब। नहीं तो सितार से या तंत्र से शुद्ध नट सुनने को मिलना ये बहुत दुर्भाग्य है, दुर्लभ है, सच में दुर्लभ। दुर्लभ है, सॉरी, दुर्लभ जी, है, जी, 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 जी। इतना दुर्लभ है ये खास जयपुर घराने का राग है, हाँ, हाँ, शुद्ध हाँ, नट, हाँ, 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 जो हमने सुना है, गान तपस्विनी मोगूबाई कुर्डीकर जी को सुना है, निवृत्ति बुआ जी को सुना है, केसर भाई केरकर के बारे मैंने सुना नहीं है उनका गाना, मगर वो गाते थे ये लोग शुद्ध नट जैसे को। तो पंडित रविशंकर जी ने शुद्ध नट बजाने को शुरू किया तो ऐसे लगा कि ये क्या क्या गाना बजाना सुन चुके हैं, कितने तरह तरह का गाना बजाना उन्होंने अपनाया है। आज खास करके लोग कहते हैं रवि जी के बारे में कि विलायत खान साहब गायकी अंग से बजाते हैं, तो रवि जी क्या करते, वो गायकी नहीं बजाते, वो गायकी ही बजाते थे, लेकिन ध्रुपद दमार की बजाते थे। जी, ध्रुपद अंग था उनके बजाने में, और ध्रुपद की ऐसी शैली थी उनकी हाँ, हाँ, कि ऐसे आलाप सुने हैं मैंने, वो ध्रुपद अंग के सुने हैं आलाप। और जोड़ में तो ऐसा ऐसा काम करते थे कि जोड़ तो इतने ऐसे सच्चाई से जोड़ किसी के मैंने सुने नहीं, जोड़ अंग कि जिसमें खाली भरी चलती थी जोड़ अंग में, बिल्कुल एक दो, एक दो, कभी कभी तो एक दो तीन चार भी रखा था, जी, जी, रखते थे जी, जी, जोड़ में, जी, और वो मेंटेन करते थे, और मेंटेन होता था पूरा। पूरा मेंटेन होता था, ऐसा बीच में वो कभी उल्टा नहीं जाता था, नहीं, नहीं। लय रखेंगे जोड़ में। तो ये उनकी विशेषता है, क्या क्या बताऊं मैं।
सब अंगों में थी। तो सब अंग क्या होते हैं? तो शास्त्र, तंत्र, विद्या और कला, ये चारों चीजों में उनकी मास्टरी थी। मैं कभी भूल नहीं सकता हूं उनके राग की शुद्धता के बारे में, उनके क्रिएशन के बारे में, राग की ट्रीटमेंट के बारे में। कमाल था, कमाल। उनका तिलक श्याम राग हाँ उनकी देन है। ऐसा तिलक कामोद रहता था। और प्योर तिलक कामोद भी मैंने उनका सुना है। जी। वो गत भी मुझे मध्य लय की 3 ताल की याद है। मैं शमीम भाई को हमेशा कहता था कि यार वो बजाओ, शमीम भाई उसको बजाइए, जी जी हमेशा कहता था। जी। तिलक कामोद कमाल, ऐसे तिलक कामोद। और उसमें श्याम कल्याण ऐसा आ जाता था, तिलक श्याम, कि ऐसी ट्रीटमेंट वो देते थे कि क्या बात है, साफ नजर आता था। उनके राग की ट्रीटमेंट के बारे में, उनके लय की ट्रीटमेंट के बारे में, उनके ताल की ट्रीटमेंट के बारे में। ताल कौन कौन से नहीं बजाए उन्होंने? मत्त ताल बजाया, रूपक बजाया, मिश्र तीसरा रूपक बजाया, हाँ हाँ हाँ, जपताल बजाया, चंपक सवारी बजाई। इतने एक कलाकार इतने ताल बजाते हैं, हाँ। और उनका ताल बजाते टाइम उनका ताल का छंद बनता था। पहले आपने छंद के बारे में पूछा था, जी जी हाँ। जी। मैं आपको बताता हूँ छंद का मतलब क्या है। छंद का मतलब जो है कि ताल की मात्रा का छंद होना। मतलब छंद होना मतलब ये स्थिति है, ये सिद्धि से प्राप्त की जाती है। हाँ 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 और सिद्धि के बगैर ताल के छंद होते हैं, वो कौन से होते हैं ताल? दादरा और केरवा। हाँ। दादरा और केरवा, कहरवा। ये दो ही ताल ऐसे हैं कि जो गिनने के पहले ही सम पे आ जाते। मतलब ये छंद ताल है। अब जो छंद ताल है, दादरा केरवा की स्थिति है, वही 3 ताल की आनी चाहिए, वही आड़ा चौताल की आनी चाहिए। मतलब छंद की व्याख्या करने जाए तो क्या व्याख्या होती है गौरव जी? जी जी जी। छंद की व्याख्या यह है कि ताल की मात्रा गिनने की आवश्यकता न पड़ना, ओ। वो उसको छंद कहते हैं। तरह तरह के छंद बजाते, धा तीन का दिन, धा तीन का दिन, तत् दिन, तक दिन, तद दिन, तक दिन, तत् दिन, तक दिन, तद दिन, तक दिन, तत् दिन। तो ये छंद क्रिया है। वो हाँ छंद है, छोटे छोटे छंद, वही ताल का छंद होना चाहिए। धा दिन, दिन, धा। और ये छंद हो गया, ये लय में छंद हो गया, मात्रा गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है उनको। वो राग का चलन, राग की अपनी रागांग की मस्ती, अपना चलन, वो तालांग से ऐसा मिल जुड़ा है, मिला हुआ है कि मात्रा गिनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो ये उनका जो ताल का विशेषता जो थी, वो ताल अंदर तक गया था। पहले ताल क्रिया कैसी होती है? ताल क्रिया शरीर से शुरू होती है। हम्म, शरीर, एक तो ताली पकड़ी तो ताल क्रिया शुरू होती है। नहीं जी तो ठेका बजाएंगे तबले पे तो शरीर शरीर से ही शुरू होती है ताल क्रिया। जी जैसे जैसे वो स्थिर होती है, वैसे वैसे वो बुद्धि में प्रवेश करती है ताल की क्रिया। वो बुद्धि में जैसे कुछ थोड़ी देर के बाद, कुछ सालों के बाद बुद्धि में स्थिर होने लगती है, वैसे सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करती है ताल की क्रिया। और सबकॉन्शियस माइंड में ही स्थिर, जब स्थिर हो जाती है तब ताल का छंद हो जाता है। ऐसा वैसा नहीं होता है ताल का छंद। ताल का छंद होने के लिए बहुत साल जाने पड़ते हैं, और वो उनकी स्थिति आ गई थी।
जिस वजह से हम सारे लोगों ने रविशंकर जी से प्रेरणा ली है, पंडित जी से, क्योंकि उनको लय ताल की जो 3 सिद्धियां होती है, लय ताल की सिद्धियां होती है, क्या सिद्धियां होती है? एक तो लयदार होता है, एक लयकार होता है, और तीसरा होता है तालिया। ये 3 स्थितियां होती है। हम बगैर सोचे हुए लयदार को लयकार कहते हैं, लयकार को लयदार कहते हैं। अलग है, लयदार अलग है, लयकार अलग है। हमारे गुरुजी थे गजानन राव जोशी जी, वायलिनिस्ट। वो मेरे गुरु रहे। जी। मेरे तबले के गुरु भी पहले पंडरीनाथ नागेशकर गुरु जी रहे, जिनके पास शुरुआत हो गई मेरी। फिर विनायक राव गांगरेकर जी के पास सीखा हूं मैं। फिर रामनाथ ईश्वरन जी के पास मैं सीखा हूं, जो दिल्ली में रहते थे। और एक किस्सा है, मुझे याद है कि मैं ईश्वरन जी के पास दिल्ली में बैठा हुआ था सीखने, तब रविशंकर जी आ गए। ओ, ये कौन से सन की बात है? ये बिटवीन 71 से 75 के बीच में की। जी 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 जी, दिल्ली का किस्सा है। हाँ, जी। रामनाथ ईश्वरन जी दिल्ली में रहते थे। जी जी। तो रविशंकर जी आ गए और उनका वो कुछ नजर कर रहे थे, उनको ओहो। प्रेजेंट दे रहे थे रवि जी। आहा। तो हम लोग, जैसे रविशंकर जी आ गए तो सारे लोग खड़े हो गए। और रविशंकर जी ईश्वरन जी से बड़े थे, मगर उनको बहुत इज्जत करते थे। जी जी हाँ, बहुत प्यार करते थे, इज्जत भी बहुत करते थे। जी। और तब रविशंकर जी के साथ चतुरलाल जी भी एक जमाने में बजाते थे। जी। और चतुरलाल जी ने भी प्रेरणा ईश्वरन जी से ली थी। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो मुझे पंडित रामनारायण जी की वजह से उनके पास जाने का मौका मिला, जी। ईश्वरन जी के पास। जी तो मुझे पूछने लगे, हाउ तुम यहाँ कैसे हो? तो मैंने कहा मैं सीखता हूँ। तो पंडित जी ने मेरे पीछे एक शाबाशी दी कि बहुत कंटिन्यू रखो, हाँ, इनसे सीखना जरूर, कंटिन्यू रखना। तो रविशंकर जी के बहुत आशीर्वाद भी मुझे मिले हैं, जी जी ये नजदीक से, कि अरे मैं इनसे भी सीखता हूँ। इस बात से वो प्रचंड खुश थे जी रवि जी। जी तो ये आशीर्वाद मिले मुझे रविशंकर जी के। जी। और रविशंकर जी ने कहाँ कहाँ से प्राप्त नहीं किया। मैंने सुना है उनके बारे में कि द्रुपद दमार फैयाज खां साहब के पास भी गए थे रविशंकर जी। उन्होंने बहुत सुना है फैयाज खां साहब जैसे लोगों को, बहुत बहुत। और उनसे भी प्राप्त की है चीजें। तो एक पर्सनैलिटी जब बनती है तो कितने तरह का म्यूजिक वो अपनाते हैं। उनमें कर्नाटक म्यूजिक के भी राग दिखते हैं बहुत, वहां से लय लय की भी बात दिखती है उनमें। तो हमारा प्रेरणा स्रोत वो ही रहे, रवि जी ही रहे। कि जैसे क्या करते थे वो कर्नाटक म्यूजिक से, कैसे कैसे उन्होंने अपने साथ मृदंगम को भी बजवाया है, पखवाज को भी बजवाया है, खोल को भी बजवाया है। तबला तो रहा है, लेकिन पखवाज का धमार भी ऐसा सुना ओहो हमने, ऐसा धमार। और किशन महाराज जी के साथ ओहो। ऐसा ऐसा मजा आता था कि वो धमार रविशंकर जी का आना जाना, और आने जाने में जो लय ताल की सिद्धि थी, वो तीनों सिद्धि दिखती थी रविशंकर जी की। एक तो बहुत लयदार थे, लयदार मतलब लय को कायम करना, हाँ, लय को कायम करना, पकड़ के रखना। पकड़ के रखना। मतलब हाँ, एक लय ले ली, समझ लीजिए, बस उसको फिर। धा दिन दिन धा। और जब तक वो खुद नहीं सोचे कि लय को बढ़ाना है, तब तक उसी लय में रहते थे। उसको लयदार कहते हैं।
और लय को अलग अलग आकार देना, मतलब धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा गे तिन कृतिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा गे धिन धिन धा धा। ये 1.5 गुण ऐसे ऐसी लय बरकते वो कहते थे लय को कि अलग लयकारी, इतना मुश्किल लयकारी करते हुए भी लयदार जो अवस्था थी वो कायम रखते थे। नहीं तो लयकारी करने वाली की लयदार स्थिति है ना, वो बढ़ती जाती है, जी जी वो कभी बढ़ती नहीं थी। उनकी लय की अवस्था इतनी कायम रहती थी, इसलिए वो लयदार भी थे, लयकार भी थे और तालियां भी थी। हाँ। ताल भी दिखती थी, ताल भी, हाँ। ताल भी बिल्कुल दिखती थी, ताल का आना जाना बिल्कुल दिखता था। जपताल बजा रहे तो जपताल दिखता था। नहीं तो आजकल क्या होता है, मात्रा बजाते हैं, मात्रा, यही मैं पूछना चाहता था आपसे। मात्रा बजाते हैं, जी ताल को बरतने वाले बहुत कम लोग हैं। जी और लयकारी होती है ना गौरव जी, वो 2 तरह की लयकारी होती है, एक जिगरी लयकारी होती है और एक हिसाबी लयकारी होती है। लोग गलती से कहते थे कि रविशंकर जी की लयकारी हिसाबी लयकारी है। मेरा कहना है हिसाबी तो थी, लेकिन हिसाबी को वो जिगरी में कन्वर्ट करते थे। हाँ जिगरी मतलब अंदर से उत्पन्न होने वाली जिगरी लयकारी, जी लेकिन वो अंदर से उत्पन्न होने वाली भी लयकारी थी उनकी। जिगरी लयकारी को कन्वर्ट करते थे जिगरी में, हिसाबी लयकारी को वो जिगरी लयकारी में कन्वर्ट करते थे। और ये कन्वर्ट करने की जो बात है ना, बहुत कम लोगों में होती है। इसका एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं। जी जी समझ लीजिए कि एक हाथ तिहाई कहनी है और वो तिहाई 10:30 मात्रे से उठ रही है, या 11 से उठ रही है, जी या 12 से उठ रही है, समझ लीजिए जी ऐसा कुछ हिसाब है। तो उसके पहले का बजाना और तिहाई का उगम और पहले का बजाना, ये खुद को भी मालूम नहीं पड़ता था। हाँ हाँ, नहीं तो तिहाई शुरू होने तक कुछ भी छेड़ते रहते, बजाते रहते, और तिहाई का जो जॉइंट होता है वहां पूरी गड़बड़ हो जाती। गड़बड़ हो जाता है। जी 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 पंडित जी की कभी ये नहीं होती थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो हिसाबी लयकारी को जिगरी लयकारी में कन्वर्ट करते थे बहुत अच्छी तरह। मतलब कैसे बैलेंस था उनका। और ये बैलेंस जो है वो शरीर की 3 चीजें बताती है, 4 चीजें। एक तो संगीत, जो मैंने कहा कि शास्त्र, तंत्र, विद्या और कला, ये 4 चीजों से बंधा हुआ है। तो शास्त्र और विद्या बुद्धि से प्राप्त होती है। हाँ, जी तंत्र जो है वो शरीर से प्राप्त होता है। शरीर से, जी 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 हाँ, जी और कला जो है, कला एस्थेटिक, वो मन से प्राप्त होता है, दिल से, मन से। जी और चौथा जो है शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा, ये मनुष्य के 4 चीजों से संगीत विस्तार होता है। और मैं देख रहा हूं किसी ना किसी कलाकार का कोई ना कोई तो एक अंग वीक रहता है, लेकिन मैंने रवि जी का ऐसा कोई भी अंग वीक नहीं देखा, वीक नहीं देखा। कुछ कलाकारों का ऐसा देखता हूं कि बहुत ही पावरफुल रहता है कुछ अंग, लेकिन कुछ अंग तो वीक रहता है। रविशंकर जी का
पूरा बैलेंस था, बैलेंस था, एकदम बैलेंस था। इसलिए मुझे वो पूर्ण रूप में कलाकार दिखते हैं, पूर्ण। मतलब हम हमारा संगीत जो है गायन वादन नृत्य से ही बनता है, तीनों चीजों से। जी। तीनों विधा जो है वो रविशंकर जी में दिखती है, अच्छी तरह पूरा। अच्छी तरह दिखती है ये तीनों ही विधा। इसलिए मुझे वो पूर्ण पूर्ण संगीतकार लगते हैं। उनका गाने की सोच भी वैसे ही थी। उनके डेमोन्स्ट्रेशन में मैंने सुना है, जी। तो मुझे खास करके उनका ये बारे में बहुत अट्रैक्ट मुझे किया है ये चीजों ने। और मुझे एक ज्यादातर, मतलब सब नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ज्यादातर नेक्स्ट जनरेशन ने उनकी पॉपुलैरिटी को फॉलो किया, उनके म्यूजिक को कम फॉलो किया। वो जो शैली उनकी जो थी ध्रुपद दमार की, और जो गहराई थी राग की, वो बहुत मैं मिस करता हूँ। जी। जी। खास करके आजकल के जमाने में मैं बहुत मिस करता हूँ वो शैली के लिए मैं बहुत मिस करता हूँ। जी। 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 उनका जालंधर में एक रोज रामकली बजा रहे थे। बदनी दापा, तो वो मंद्र में कह रहे हैं, मंद्र में ओहो। इसको ए ना, वो ऐसा छेड़ रहे मंद्र में, और वहां ऐसी उनकी तबीयत लगी है, बाप रे। आहा। तो ये चीजों का असर नेक्स्ट जनरेशन में मैं कम देखता हूँ। जी। जो रविशंकर जी की पॉपुलैरिटी है ना, वो पॉपुलैरिटी अमेरिका जाने से और अमेरिका बजाने से वो उनकी राग की गहराई तो नहीं आने वाली है। नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। उसके लिए तो तो साधना चाहिए, साधना चाहिए और तालीम भी चाहिए। तालीम चाहिए। जी। पहले तालीम, गुरु का सहवास चाहिए, जी। और तालीम सहवास अब इतना चाहिए, इतना रहना चाहिए उनके साथ कि वो रहने से ही बहुत कुछ मिल जाता है। सच में, सच में। आपको तो मालूम है, क्योंकि रहना कितना जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये आप आपने। चाहे तालीम भी एक बार नहीं लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन रहना उनके साथ, बहुत जरूरी। सेवा करना और जो पाना है ना, वो पाने वाली बात है। वो बहुत मिस कर रहा हूं मैं। बहुत बहुत सच, एकदम आपने इतना एक इतना एक महत्वपूर्ण चीज आपने याद दिलाया अभी। उन्होंने जितने बार रामकली का तालीम किया है हम लोगों को, हाँ, सिर्फ ये जो तीव्र मध्यम पंचम कोमल धैवत और जो निषाद है, निषाद का वो श्रुति दिखाते थे, वो स्वर में नहीं बताते थे। वो नहीं बोलते थे आजकल इसमें। क्या हो गया है, जी। आजकल भैरव ही बजाते हैं और भैरव में तीव्र मध्यम लगाते हैं। नहीं, इससे रामकली होता है क्या? नहीं, 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 वो बोलते थे कि वो चढ़ी कोमल निषाद का श्रुति है रामकली में, वो जब तक नहीं आएगा रामकली नहीं होगा। वही तो। वही मैं आपसे अभी पूछने और जा रहा था कि और वो मिस करता हूं मैं। वो बहुत। जी। रागांग की शुद्धता जो है, केवल शुद्धता नहीं मैं बात कर रहा हूँ, जी। शुद्धता तो है, हाँ। लेकिन राग की गहराई में मानता हूँ डेप्थ। हाँ। इसकी। ये डेप जो है ना, एक रोज सूत कल्याण बजा रहे थे, क्या ओहो। बताऊं। ओहो। वो ऐसा तीव्र मध्यम का कण आता था, रर्र, ऐसा कहते थे। वही सर से ऊपर उतरते हुए निखात की कण,
वह ऐसा शुद्ध कल्याण बजा रहे थे, वाह वाह वाह। नहीं तो ये कितने मुश्किल राग है, बहुत मुश्किल था, वो भी सितार पे। सितार पे, वही तो मुश्किल है जी 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 ये राग। जी और उनकी वाकई ये राग की गहराई के बारे में मैं ज्यादा, मुझे असर है उस चीज का, बहुत गहरा। पहले राग की अगर असरदार भूमिका नहीं रहे ना, तो लय ताल का मजा नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता। नहीं आ सकता है। वो सुर के साथ उनकी जो लय मिलती थी ना, वो कमाल थी। और ऐसा लगता था कि ये अंदर से बात आ रही है, अंदर से। जी लोग वो क्लाइमैक्स के तिहाई को फ्रेज को ध्यान में ले रहे, लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीजें ऐसी है, वो ऐसी लय चलती थी, बरतती थी, कि वो जो लय की बात है वो तो आ ही नहीं सकती है, वो तालीम के बगैर नहीं आ सकती है। नहीं आ सकते, नहीं, एकदम नहीं हो सकता, एकदम नहीं हो सकता। तो ये खास करके मैं तबला वादक हूँ, लेकिन मैं मेरे गुरु निवृत्ति बुआ सरनाईक भी रहे और गजेंद्र राव जोशी जी भी रहे। हाँ, जी तो मैं थोड़ी सी राग के बारे में भी इंटरेस्ट रखता हूँ, और क्या, और बंदिशों के बारे में भी इंटरेस्ट रखता हूँ मैं, जी और थोड़ा सा जानकारी लेने में दिलचस्पी रखता हूँ मैं जी ये चीजों में। तो तब जाके मालूम पड़ता है कि अरे ये राग में कितना गहरा असर है। नहीं तो फिर अब ऐसा होता है कि हम हमारी तैयारी को ही दिखाते हैं, जी अपने तैयारी को हमको भूलना है। वो तो तैयारी, ये साधना का एक विषय है, तैयारी करना है। ये तो घर में रियाज करते टाइम करिए, एक आपको सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसके लिए मैं मान सकता हूँ तैयारी, लेकिन प्रोग्राम में बैठेंगे तो तैयारी नहीं दिखानी, आपको कला दिखानी है। कला देखा। फिर कला दिखते टाइम अगर तैयारी की भूमिका अपने आप आ जाती है तो ठीक है। जी 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 जैसे आजकल तबला वादक संगत करते टाइम सोच लेते हैं कि ये लय में मेरा कौन तिरकिट कौन सा बजेगा, तीसरे जाति का बजेगा या चतुर्थी जाति का जी बजेगा, जी जी तैयार। हाँ, जी मैक्सिमम कौन सा तैयार फ्रेज बजेगी, वो ये सोचते हैं। जी लेकिन म्यूजिक की रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या है, ये अगर सोचने लगेंगे तो म्यूजिक की रिक्वायरमेंट इतनी है नहीं। मैंने उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब को देखा है कि रविशंकर जी 10-10, 15-15 आवर्तन बजा रहे हैं और 12वीं मात्रे से गत का मुकड़ा पकड़ रहे हैं, तो बचे हुए 5 मात्रा, 4 4.5 मात्रा में अब्बा जी ऐसे हाँ 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 एंड लेकर खत्म करते थे, जी और म्यूजिक की इतनी बात 4-5 मात्रे में कह डालते थे। कह डालते थे जी। और ये मुझे हाँ लगता है हाँ कि ये एक संगत, आज तबला वादक की तैयारी को रवि जी ने जो मौका दिया, हाँ, वो मौका दिया, लेकिन उसके साथ तबला वादक को सोचने के लिए मजबूर किया। जी 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 ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हाँ, सिर्फ तैयारी दिखाने के लिए नहीं, नहीं 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 लेकिन एक सोचने के लिए भी मजबूर किया कि आप सोच लीजिए कि मैं रूपक, जैसे कि तद तीन तीन ना दिन ना दिन ना तीन तीन ना दिन ना दिन ना तीन तीन ना दिन ना, अभी इसमें तकिट धा तकिट धा, ये सिंपल तिहाई कहनी है, लेकिन आदमी को पहली बार सोचना पड़ता है। जैसे कि तीन तीन ना दिन ना दिन ना तीन तीन ना दिन ना, तकिट धा तकिट धा तकिट था दिन दिन तरकृत था दिन धा द्रकृत था दिन ता धा
तकितदा द्रकृतकता तद्दिन तकतदिन द्रकृतकता 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 तद्दिन तकतकता तकतकता तद्दिन ता द्रकृतकता दिन ता द्रकृतकता 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 तद। तो ये सोचने के लिए, लय ताल का सोचने के लिए तबला वादकों को मजबूर किया। ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, देखिए मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से तबला सोलो में भी परिवर्तन एक आ गया। तबला सोलो में भी एक परिवर्तन आ गया कि अरे एक ये दिमाग का सोचने का तबला है, सोच है। नहीं तो क्या होता है कि तबला वादक को 80 मात्रा का चक्रधार बजाना आसान होता है, लेकिन मन की 5 मात्रा बजाना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है। तो आप सोच लीजिए कि तबला वादक को उन्होंने एक जनरेशन खड़ी कर दी है। मतलब कितना प्रोत्साहित किया तबला वादकों को। मेरे हिसाब से ये बहुत मैक्सिमम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप अगर कोई दूसरी बात पूछेंगे तो शायद दूसरा निकल आएगा। नहीं, मुझे इसके बारे में ही आपसे जानना था, क्योंकि आप इतना सोचते हैं इसके बारे में, आप इतना महान, आप खुद एक कलाकार, आप एक चिंतक हैं आप, कि मुझे जो एक शागिर्द के हिसाब से मुझे जो हरदम जब भी मैं उनको सुनता था या उनसे तालीम लेता था, और खुशनसीब हूं कि 7 साल उनके साथ उनके घर में रहा, उनके पास, सुरेश जी, हर समय मुझे एक बात का अभी भी ताज्जुब होता है, अभी भी होता है, ऐसा नहीं है, इतने साल हो गए, करीब 30-35 साल उनके साथ, 40 साल, कि उनका हर राग का शक्ल अलग होता था, हर ताल का शक्ल अलग होता था। ऐसा नहीं कि इसका रूप आप इसमें डाल दिए, उसका उसमें, वो एक ही जो मोल्ड बोलते हैं ना, कि यमन का वो बंदिश लेके उसको आपने शुद्ध कल्याण में लगा दिया, उसको, उनका हर एक राग का शक्ल और हर एक ताल का शक्ल अलग होता था। तो यही विद्या है, मुझे कहना है। ये जो विद्या का अलग अलग स्वरूप जो है ना, जी वो उन्होंने पाया था। हाँ। विद्या का स्वरूप जो है ना, मैं आपको बताता हूँ। लय भास्कर खापरू जी थे, खापरू मामा पर्वतकर जी, लय भास्कर थे, उनको सब लोग लय भास्कर कहते थे जी। तो उनके बारे में रविशंकर जी ने कम से कम 20-25 मिनट तक बात की। ओह, उनका रिकॉर्डिंग है, अच्छा, अवेलेबल है। हाँ, उनके बारे में मतलब देखिए, इतना वो खापरू जी को मानते थे कि कैसे थे खापरू जी, क्या करते थे। एक हाथ से मुंह से 3 ताल, एक हाथ से जपताल, एक हाथ से रूपक, एक पाव से आड़ा चौताल, एक पाव से एक ताल, ये करते थे हो। लय भास्कर खापरू जी पर्वतकर। जी, तो जी। मतलब सोच देखिए ना, वो तो गोवा के एक जगह में रहने वाले खापरू जी पर्वतकर, लेकिन उनके बारे में उन्होंने इतना इंटरेस्ट जताया। और आज वो क्या थे, आज उनका वीडियो अब रविशंकर जी का रिकॉर्डिंग प्रस्तुत है, उनके बारे में कहा हुआ। कमाल के लोग थे। ये एक मैंने मतलब हाँ, शुरू से मैंने देखा उनमें कि इंटरेस्ट था कि अगर उनको पता चल जाए कि ये कलाकार अच्छा बजा रहे हैं, ये एक विद्वान यहाँ पे हैं, वो ढूंढ के उनको सुनने जाते थे, वही तो क्या बुलाते थे उनको, उनका प्रोग्राम रखते थे, उनका सुनते थे, और ध्यान से मगन से बैठ के आंख बंद करके सुनते थे। ऐसा नहीं कि वो गा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। वो बैठ के, वो जो योग, जो एक आसन है, वो बैठ के और आंख बंद करके पूरा, जितना भी देर वो गाते बजाते थे या नाचते, जो भी कलाकार हो,
2-3-4 घंटा वो बैठ के सुनते थे। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा है ना। जी, 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 जी। बहुत कितने जगह हमको लेके गए हैं वो कि चलो आज इनका प्रोग्राम है सुनने जाएँगे। इनका आज बिल्कुल प्रोग्राम है बिल्कुल। सुनने जाएँगे। रामकली का अभी मुझे याद आ गया, आपने रामकली का हम लोग एक सुबह का प्रोग्राम सुनने गए थे, हाँ कमानी में। तो गुरुजी ने बोला आज यहाँ पे इनका कोई सितार प्लेयर थे, तो हम लोग गए, करीब 2 ढाई घंटे का प्रोग्राम था। बहुत अच्छा हाँ प्रोग्राम, बहुत अच्छा। घर जब हम लोग आ रहे थे गाड़ी में, सिर्फ उन्होंने इतना बोला कि अभी घर पहुंच के सिर्फ हाथ पैर धो के सितार लेके आ जाओ। और उसके बाद वो जो 1.5-2 घंटा सिर्फ लंच तक सिर्फ उन्होंने रामकली का तालीम दिया। और वो वाह जो वाह, उसका जो कोमल निषाद का जो श्रुति है, जो चढ़ी कोमल, वो बोलते थे रामकली में कभी तान कोशिश मत करना, और अगर कोशिश करोगे उसको पूर्वांग में कोशिश करो, उत्तरांग के तरफ तुमको नी का जो श्रुति है वो जैसे ही तान लोगे वो बिगड़ जाएगा, राग का रूप खराब हो जाएगा। तो इसके पीछे कितना उनका चिंतन है, अध्ययन है, उनका सुनना है, गुरु का तालीम, ऑफ कोर्स उनका बाबा अलाउद्दीन खां साहब का नहीं तालीम उनको रागों की तालीम कैसे मिली होगी, कितना। कितनी शुद्धता पूर्वक मिली होगी। और उन्होंने भी एनालाइज, इतने लोगों का सुनते 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 वो राग के गहराई तक कैसे पहुंचे होंगे। कितने कैसे वो पहुंचे होंगे। कमाल है, आप मतलब देखिए, उनका भी। उनका उनका अगर तीसरा गति जो रूपक है वो सुनिए, वो कहीं बिल्कुल से भी रूपक का लगता ही नहीं है, उसका पूरा रूप अलग है। बिल्कुल। उनका पंचम सवारी सुनिए तो लगता है कि नहीं पंचम सवारी ही हो रहा है, और पंचम सवारी ऐसी ही होनी चाहिए। वो ऐसे ऐसे लगता था सुन के, कहीं से नहीं बिल्कुल लगता था कि 3 ताल में एक मात्रा कम हो रहा है या आड़ा चौताल में एक मात्रा ऐड करके ये ताल हो रहा है, कहीं नहीं लगता था। नहीं, कहीं नहीं। ये उनका ताल की जो बहुत ज्यादातर क्या होता है कि राग की शुद्धता के बारे में मालूम पड़ता है कि ये फ्रेज नहीं होनी चाहिए, जी, लेकिन ताल की शुद्धता के बारे में बहुत कम चर्चा की जाती है। जी, जी। और यही मैं हाँ, आपसे बात करना चाहता था आज। ताल की शुद्धता के बारे में, जैसे कि अभी प्रकृति क्या है, 2-3 ये झपताल है। अगर मैंने 4-2-4 का शक्ल बनाई तो सुलताल हो गया ना। जी, इसको झपताल कैसे मैं कहूंगा मैं। नहीं नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। आज मेरे पास भी पखवाज वादक सीखते हैं, कम से कम 25-30 लड़के सीख रहे हैं। जी, जी, तो उनको मैं झपताल अलग सिखाता हूँ और सुलताल अलग सिखाता हूँ। जी। तो सुलताल की शिक्षा मतलब 4-2-4 है। धा धा दिन ता, हाँ, टिट टिट दा, हाँ, टिटी टिट कता गदी गन ता दा, हाँ, दिन ता, टिट दा, टिटी कता गदी गन। ये तो 4-2-4 है जी, सुलताल। जी, और जपताल तो 2-3-2-3 है। तो ताल की प्रकृति को गंभीरता पूर्वक एनालाइज करना, ये पहली कठिन अवस्था है रागों से भी। राग में अरे ऐसी फ्रेज नहीं लेनी चाहिए, ये तो मालूम पड़ता है। ताल के बारे में तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत बहुत मुश्किल होता मुश्किल होता है। है। और उसमें एक प्रश्न मेरा और है, हाँ सुरेश जी अगर आप इजाजत दें, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो जो ताल को लेते थे, मान लीजिए मारवा बजा रहे हैं, कि हम्म। कौन से राग के साथ कौन सा ताल जाएगा। अरे ये तो वो कलाकारी थी, उनकी और कलाकारी थी। उस वो ये ताल का भी एक लय होता है कि वो इस लय में उस ताल को लेते थे। ये नहीं कि एक ही ताल को अलग अलग, वो लय भी डिसाइड करते थे और किस राग के साथ कौन सा। तो लगता था कि नहीं इस राग के साथ यही ताल, इसमें 3 ताल नहीं होना चाहिए, इसमें पंचम सवारी होना चाहिए। ऑथेंटिक लगता था। बिल्कुल। राग राग प्रकृति में सुरों को बांटने के लिए जो लय की आवश्यकता होती है, जी, वो लय की आवश्यकता के लिए कौन सा ताल सुटेबल रहेगा, जी, ये बात थी। जी, जी, खास करके वो ही बात थी।
तो मुझे खास करके ऐसा हमेशा हमारे म्यूजिक की राग ताल परंपरा है और राग ताल परंपरा से ही हमारा म्यूजिक आज दिन तक चल रहा है। जी तो ये राग और ताल की जो अधिकारी बात जो है उसमें वो दोनों में कमाल थे जी जी और ऐसे दोनों में कमाल रहने वाले कलाकार आज भी काउंट करिए बहुत कम मिलेंगे, जी जी बहुत कम मिलेंगे। जी हमारे गुरुजी जोशी जी, गजेंद्र राव जोशी जी, जी। और उनकी जुगलबंदी हुई थी, ओ ये मैं ये पूछने वाला था आपको। एक मैंने जमाने में इसके हुई बारे- थी जी कहाँ पे, बम्बई में हुआ था? बम्बई में। जी और जी मैं एकदम छोटा था, मुझे कुछ मालूम नहीं, जी। आज भी इतना याद नहीं आ रहा है लेकिन ये आ रहा ये है कि मैं क्या गया लगता था, है कौन से मेरे सन मामा में जी था? के साथ गया कब था। कब हुआ था ये, याद है आपको कब? नहीं, मैं बहुत एकदम छोटा था, तो सन क्या, क्या सन छह का? सात, मतलब 54 वगैरह 55 की बात होगी, जी 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 मैक्सिमम 58। तो मैं आज मतलब बिटवीन 5 to 10 years में मैं था। जी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, पहले हमीर बजाया था हाँ 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 हाँ। और हमीर रविशंकर जी का स्ट्रांग और हमारे गुरु जी का भी बहुत स्ट्रांग एकदम स्ट्रांग। हाँ हाँ वायलिन बजाते थे। और तबले पे जोशी जी के साथ अल्लाह रखा खा साहब थे हाँ हाँ हाँ, और किशन महाराज जी के साथ अपना रविशंकर जी के साथ किशन महाराज जी हाँ, थे। हाँ, हाँ। क्या बात है। हाँ, तो एक कलाकार की प्रामाणिकता, ऑनेस्टी क्या होती है मैं बताना चाहता हूँ। जी पहला तो जबरदस्त हो गया आइटम 3 ताल का। हाँ, बाद में रविशंकर जी ने कहा धमार बजाते, तो इन्होंने वायलिन नीचे रखा, बोले मुझे धमार की तालीम नहीं है, हाँ। आप बजाइए मैं सुनूंगा। देखिए क्या ऑनेस्टी, देखिए। ये ऑनेस्टी देखिए, इस चीज को लोग अलग मतलब से लेते हैं। नहीं 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 नहीं। बोले जोशी जी बजा नहीं सके, कैसे बजाएंगे? वो उन्होंने तो साफ कह दिया, बोले मात्रा भरने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, लेकिन मुझे वो ठीक नहीं लगा, वो करना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने बोले नहीं बजाया। मैंने उनको कहा कि मुझे तालीम नहीं है धमार की, मैं नहीं बजाता हूँ, आप बजाइए। तो वो ऐसा जमाना था कि एक सच्चाई का भी जमाना था जी 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 और ऐसे म्यूजिक में वो उनका जन्म जब हो गए तब उन्होंने क्या क्या म्यूजिक सुना होगा जी कि आज हम लोग नाम भी नहीं जानते होंगे जी उन कलाकारों का। जी उन्होंने ऐसा म्यूजिक सुना होगा। जी जी। इतना मालूम है उस्ताद फैयाज खान साहब को तो बहुत सुना बहुत उन्होंने। बहुत, वो बहुत बोलते भी थे उनके बारे में। उनके हाँ, बारे में किसी के संगीतकार के बारे में अगर आप पूछेंगे, सबसे हाँ, पहले वो फैयाज खान साहब का नाम लेते थे हाँ, कि मुझे मुझे दिल से उनका इतना पसंद। और उनका स्पेशली नोम तोम का जो ध्रुपद अंक का जो आलाप और उसका जो वो जो विस्तार करते थे वो गुरुजी को और उनका जो बोलते थे जवारीदार गला, ये बहुत हाँ, बोलते थे। बिल्कुल बिल्कुल जवारीदार गला, वो हरदम हरदम फैयाज खान साहब के बारे में हर दम बोलते थे। और बोलते थे मैं बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत उनको मानता हूँ, सुनता हूँ, और मैंने सुना बहुत, और मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ, हरदम बोलते अच्छे उस्ताद लोगों को सुना, अच्छे पंडित लोगों को सुना जी उन्होंने। जी जी और इतना ही नहीं, इतने पॉपुलर होने के बाद नेक्स्ट जनरेशन को भी इतना प्यार से सुनते थे, जी ये कितनी बड़ी बात थी। जी। हाँ, नेक्स्ट जनरेशन को भी इतना प्यार से सुनते थे। हरदम उन्होंने हरदम। नीलाद्री को सुना, शाहिद भाई को सुना, सबको सुना, प्यार से सुना। प्यार से, प्यार से। और जो अच्छी बात है उसके बारे में बकायदा कहते आए। और कहते भी थे। जी
तो एक मतलब वाकई वो हर एक चीज के में वो एक आदर्श थे, ऐसा मुझे लगता है। जी आदर्श जी आदर्श रहना बहुत, नहीं तो कलाकार का मूड ऐसा रहता है कि प्रोग्राम का आर्टिस्ट बाकी सब भूल जाते हैं, दूसरे का म्यूजिक नहीं सुनते, दूसरा कौन क्या कर रहा है कोई सुनते नहीं, यही। लेकिन वो सब कुछ सुनते थे। सबको सुनते थे और प्रोग्राम के बाद बैक स्टेज जाके उनसे मिलते थे, उनको आशीर्वाद करते थे, बोलते थे बहुत अच्छा हुआ, जो भी जैसा उनको बोलना है बोल के फिर वो घर जाते थे। ऐसा नहीं कि सुन के बीच में उठ के चले गए। एक तो वो प्रोग्राम के बीच में कभी नहीं आते थे, शुरू में प्रोग्राम शुरू होने के पहले, और जब तक खत्म नहीं होता था बैठे रहते थे वो सुन के। तो एक ये एक एक रोज लॉस एंजलिस में मैं उल्लास जी के साथ बजा रहा था। जी जी पहले यमन गाए उल्लास जी, वो तो हो गया, बाद में पट बिहाग गाए। हाँ हाँ, धन धन मंगल। तो पट उन्होंने पूछा हमारे सामने कि ये कौन सा राग था। हाँ हम लोग इतने ये हो गए कि अरे पंडित जी जैसे आदमी क्या पूछ रहे। लेकिन उनकी वो जो ऑनेस्टी थी ना, ये ऑनेस्टी आजकल देखने नहीं मिलती। जी जी कितनी बड़ी बात है ये, मुझे कमाल लगता है जी 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 कि वो एक नॉर्मल रहना ना, वो उस मतलब उसमें एक ह्यूमिलिटी उनमें, और उनमें एक कमाल की जो थी, ऑनेस्टी, हाँ वो कमाल हरदम की थी, हरदम वो उसको लेके चलते थे हरदम हरदम। कमाल की। उसके बाहर हमको बहुत खुशी है आप आए हमारे साथ, अपना वक्त आपने, और इतने सारे इतने अच्छे अच्छे बातें हमारे साथ आपने की, हमको हमारा ज्ञान बढ़ाया आपने। हम आपको प्रणाम करते हैं सुरेश जी। और थैंक यू, थैंक यू। मुझे भी आपने- बहुत आनंद प्राप्त हुआ और जी, आप लोगों ने ये मौका दिया, मुझे बहुत खुशी है। आपको तो बुलाना ही था। आप अगर नहीं आते तो ये हमारा काम अधूरा रहता। आप अगर नहीं आते, आपका ज्ञान अगर हमको नहीं मिलता, तो वो फिर हमारा जो काम हम कर रहे हैं वो अधूरा रहता। तो हम जी, आपको प्रणाम करते हैं। जाने के पहले हाँ, मैं नवरुण भाई को भी बुलाना चाहूंगा। वो गुरुजी के भतीजे हैं, वो काफी बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। काम कर रहे हैं पंडित रविशंकर म्यूजिक फाउंडेशन के थ्रू। और हाँ, आप थोड़ा कुछ मैसेज, जो यंग लोग हैं, हम लोग जो विद्यार्थी हैं, हम लोग के सबके लिए आप एक क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? ये एक बोलिए। आपका आपका जो भी आप देंगे वो हमारे लिए आशीर्वाद होगा, हमारे लिए वो एक शिक्षा का एक वो होगा। पंडित रविशंकर जी का जो म्यूजिक है, वो मन से सुने, जी दिमाग से नहीं, जी वो मन से सुने। जी यही मेरा जी मैसेज है, जी क्योंकि मन से सुनना उनको जी वही इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि उन्होंने म्यूजिक के कैसे प्राप्त किया, और उसका थोड़ा सा अंश भी हमें मिल जाएगा ना, तो भी अपना जिंदगी सफल हो। सफल हो गई, मानता हूँ। हमारा प्रणाम आपको। नवरुण, प्रणाम बोल। प्रणाम जी। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपका ये प्रोग्राम, पंडित जी मामा के बारे में सुन के। आपने एक जिक्र किया था, शायद हम लोग भूल गए इस कन्वर्सेशन में, दादा शायद आपके स्लिप कर गया। आपने पंडित जी मुझसे परसों जब हम लोग से बातचीत हुई तो आपने कहा था कि आपने 2 किताबें लिखी है शायद, एक जो एक लिखे। एक लिखी है। उसमें आपने पंडित रविशंकर जी के बारे में जिक्र किया था उसमें, तो क्या ये जिक्र किया था? लय की 3 सिद्धियां है, लयदार, लयकार, तालिया। हाँ, और इसमें कौन कौन कलाकार का क्या क्या विशेषता है, जैसे कि किशन महाराज जी के लिए मैंने लयदार कहा है, उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब के लिए लयकार कहा है। हाँ, और ऐसे मैंने रविशंकर जी के लिए लयदार, लयकार और तालिया भी कहा है। हाँ, तीनों कहा था। वही हाँ, वही आप जिक्र कर रहे थे, मुझको याद उसका आया कि आपने मुझसे उसका बोला था इस बात को। उसमें जिक्र किया है, तरह तरह का लोगों के बारे में मैंने कहा है कि ये कलाकारों से मुझे ये प्रसन्नता मिलती है, ये सुनकर, ये सुनकर, ये सुनकर।
जैसे किशन महाराज जी की लय थी ना, उधा दिन दिन, ये अगर कायम कर दी ना तो कल तक रहेगी। अगर कल तक बजा रहे तो यही लय वही रहेगी। रहेगा। हाँ, ऐसे लयदार थे। वाह वाह। लेकिन अब्बा जी की जो लय कट्टी थी और लय प्यारी जो होती थी उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब की, क्या बात है। और रविशंकर जी एक मैंने ऐसे देखे कि ये दोनों सिद्धियां प्राप्त करके ताल तक पहुंचने वाले। क्या बात है। और एक आदमी का नाम मैंने ऐसे ही किया, शिव जी का नाम लिया, जी जी लयदार लयकार और तालिया में जी। शिव जी का भी उल्लेख किया है। शिव अच्छा जी ऐसे ही है। अच्छा अच्छा, बहुत जी, अच्छा लगा आज आपसे हम लोग की मुलाकात, बड़ी यादगार मुलाकात है। उसके बाद पेंडेमिक के बाद हम लोग चाहेंगे, गौरव दा भी बोल रहे थे जैसे कि हम लोग आपका आशीर्वाद लेने के लिए जरूर आपको हम लोग चाहेंगे कि आप हम लोग को आशीर्वाद दें इस पेंडेमिक के बाद। अच्छा, एक चीज है कि सुकन्या शंकर माइमा भी इस प्रोग्राम को देख रही है लंदन से, तो अच्छा, उन्होंने कहा, वो- उन्होंने भी अपना कुछ मैसेज भेजा है। तो उनको मेरा प्रणाम बोलिए, प्रणाम वो उनको। क्योंकि हर प्रोग्राम के पहले देखती हैं और उसको पूरा लास्ट तक देखती हैं, और आज शुरू से आई, और उनका फोन भी आया था जब मैं कर रहा था कि अभी तक तुम्हारा लाइव आ क्यों नहीं रहा है। तो शायद वहाँ कुछ अच्छा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, तो काफी वो थोड़ा दुखी भी थी कि इतनी देर से प्रोग्राम क्यों मतलब आया नहीं उनके उसमें उसमें मोबाइल में अच्छा अच्छा, या उसके उनके लैपटॉप में। जो भी हो, तो हाँ, आज पंडित जी का सेशन यहीं पे हम लोग एक विराम देते हैं। आज इस सेशन में आपके साथ थैंक यू, अगले थैंक यू। मुलाकात होगी। And to the viewers of Pandit Ravi Shankar Music Foundation, tomorrow we are once again going to meet at 8 p.m. IST with an eminent personality, and do answer the questions which we have given today and the last episode's answers. All the 4 answers was given right by Ahir Rai once again, Dada, Who? and Ahir Rai. रॉय Ahir Ahir Rai Rai. has. So कलकत्ते he's में a एक बच्चा है, 14 साल का बच्चा है। 14 वो साल का अच्छा, बच्चा है पंडित जी। बहुत बहुत इंटरेस्ट से देखता है ये प्रोग्राम अच्छा, और वाह। जी जी जी। So, once चलो, again, अच्छा लगा, जी हाँ, जी अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। सुकन्या शंकर जी को कहिए मेरा प्रणाम। जी जरूर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हाँ, लिख भी रही है कि आई एम हियर टू, और उन्होंने लिखा भी, अभी मैसेज कर रही है लाइव हम लोग के साथ। तो ओके, पंडित जी ठीक है, प्रणाम पंडित जी। ओके गौरव ओके, दा, गुड नाइट, टुमारो वी गुड, विल वंस अगेन मीट, यस, टेक बाय केयर। बाय, बाय बाय।